एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब इसका बेसिकली मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कैसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ओरिजिनली हमारे पास इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है, जनवरी, तो इसमें क्या हुआ, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 12 शेड्यूल्स थे। इसके बाद अभी क्या है, और आर्टिकल्स ऐड हुए जिसमें से 395 से ही आर्टिकल्स बन गए 448। शेड्यूल्स हमारे 25 हो गए 22 से, और सॉरी पार्ट्स है ना, और शेड्यूल्स हमारे 12 ही हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है बोथ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर इंक्लूडेड। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, इतना ज़्यादा लेंदी क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी सारी वर्किंग इंक्लूड होती है, चाहे सेंटर का कोई काम हो चाहे स्टेट का काम हो, दोनों का काम इसमें इंक्लूड होता है। प्लस में इसकी जो वास्टनेस है, हमारी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी वास्टनेस है हमारी कंट्री में, जितने तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर है, तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सब लोगों का ध्यान रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। इसलिए हमारे जो कंट्री है उसमें ये सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो इतना लंबा बनता गया बनता गया बनता गया। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ही है। प्लस में अगर एक और बात अगर आप नोटिस करते हैं तो अमेरिका में 7 आर्टिकल्स ही क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बिल्कुल अलग है। स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाती रहती है या फिर अपने हिसाब से चलती है, बट सेंटर का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। तो उसमें जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेंटर और स्टेट दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करा गया, इसलिए बड़ा हो गया। बट जो अमेरिका है उसमें सिर्फ सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है, स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्रिएट करती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटल होती है, कम्युनल होती है। पर जो कैपिटल होती है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान देती है, एक एक इंडिविजुअल के बिजनेस की तरफ ध्यान देती है, जबकि कम्युनलिज्म में सारा सिस्टम गवर्नमेंट संभालती है। पर हमारे जो इंडिया में इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे, जैसे हमारे पास प्राइवेट कंपनीज है, जैसे टाटा, ठीक है, बिरला या फिर अंबानीज हो गए, ठीक है, ये सब हमारे प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिस्ट लोग हैं। प्लस में जैसे बीएसएनएल कंपनी है, वो हमारी क्या है, कम्युनलिज्म कंपनी है, ठीक है, कम्युनिज्म के ऊपर है। तो हमारी कंपनी में दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, हमारी इकोनॉमी में दोनों को इंक्लूड किया गया है, हमारे में कैपिटल को भी रखा गया और कम्युनलिज्म को भी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सेक्युलर। हमारी इंडिया कंट्री है जो सेक्युलर कंट्री है, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे पाकिस्तान है, उसका एक ही रिलीजन है, इस्लाम, ठीक है, बट हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री सारे धर्मों को इक्वल मानती है, और हमारे आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये भी बोल रखा है कि आपको जो धर्म चूज़ करना हो आप वो धर्म चूज़ कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है सोवरेन। सोवरेन क्या होता है, हमारा इंडिया पहले सोवरेन नहीं था ब्रिटिश रूल से पहले, बट अब हमारा इंडिया सोवरेन है, क्योंकि हम हमारे इंटरनल अफेयर्स, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों में हम हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजंस देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सोवरेनिटी हो गई इंडिया के पास। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेसी बनी हुई है इंडिया के बीच में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है, डेमोक्रेसी के 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एक तो जस्टिस, एक लिबर्टी, एक इक्वालिटी, एक फ्रेटर्निटी। सबसे पहले जस्टिस को समझते हैं। जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सोशली तुम जस्टिफाइड होने चाहिए हो, ठीक है, इकोनॉमिकली तुम्हारे पास काम करने की काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारे पास लिबर्टी आता है कि तुम्हारे पास फ्रीडम होनी चाहिए चीज़ों को करने की, फॉर एग्जांपल पैसे कमाने की, लाइवलीहुड कमाने की, या फिर कहीं इधर उधर जाने की, कहीं पे अपना घर बनाने, हर चीज़ की फ्रीडम। फ्रीडम टू फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी वर्क, फ्रीडम टू प्रोफेस
डू एनीथिंग, ओके। तो इसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाए तुम्हारे कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड, ठीक है, ये होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी एक तो हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश है कि हाँ, हमारा जो रूलर है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, वो हम खुद चूज़ करते हैं, और हमारे जो कंट्री है इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है हमारे इंडिया में? जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, एग्जांपल नहीं, एक्चुअल सिचुएशन है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट किस चीज़ से बनती है? एक तो लोकसभा, जो उसको बोलते हैं लोअर हाउस, एक राज्यसभा जिसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। जो कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जो रियल पावर्स होती है, वो किसके साथ होती है? एक तो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी काम वो लोकसभा में करते हैं, ठीक है, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस इन द सेंस लोकसभा, ठीक है। इसके बाद मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? 18 ईयर्स के हो तुम तो तुम वोट दे सकते हो, वोट देने की कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। इसका और भी चीज़ें हैं तो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है? हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, हम लोग वोट करके आते हैं ना। तो वो इससे हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं और वो कंट्री के रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये बोला जाता है कि जो अमेंडमेंट है ये जो है प्लीज इंडिया में 100 बार हो चुकी है, ठीक है, और डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर। ये जो अमेंडमेंट का जो सारा प्रोसीजर है वो लेजिस्लेचर करती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है 3 टाइप से अमेंडमेंट होती है। सबसे पहले तो सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं उनकी एक मेजॉरिटी मिल जाती है, तो कोई भी बिल है या फिर कोई भी चीज़ है वो अमेंड हो जाती है। इसके बाद बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होती है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी तो वही 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी वोटिंग और वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रेजेंस है ना, और 2/3 मेजॉरिटी ये आ गई। और इसके बाद बात आती है रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, भी होता है कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज़, उस बिल के लिए सिग्नेचर दे, अपनी एसेंट दे। तो हाफ ऑफ द स्टेट कितनी होगी? जैसे इंडिया में अभी के टाइम पे 28 स्टेट्स है, तो 14 स्टेट्स अगर किसी बिल को एसेंट देती है और 2/3 मेजॉरिटी से वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से अमेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट का दे रखा है प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, जो कि मेंशन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आती है बात, सबसे पहले हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है इंडियन सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को भी कुछ राइट, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल रहने का अधिकार है, एवरीवन इज इक्वल, कोई भी लॉ की नज़रों में कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, फ्रीडम of speech, freedom of expression and lot of freedoms are provided in our Indian constitution. इसके बाद बात आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते तुम किसी बच्चे का या फिर किसी भी इंसान का, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, या फिर किसी भी टाइप का 14 साल से नीचे बच्चे को हजार्डस प्लेसेस में भेजना और उसको एक्सप्लॉयट करना, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपना रिलीजन चूज़ करने की फ्रीडम है, क्योंकि इंडिया कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती, तो यहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल है। तो आप हिंदू चूज़ कर सकते हैं, मुस्लिम चूज़ कर सकते हैं, क्रिश्चियन, ज्यू, बुद्ध, जैन, वॉट एवर यू लाइक, आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स मिले हुए हैं बच्चों को, ठीक है, बच्चों को क्या, सिटीजन्स को, ठीक है। तो उसमें कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, और जो एजुकेशनल राइट्स है जिसमें 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन
मिलना कंपल्सरी है। इसके बाद बात आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये क्या है, ये थर्ड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 32 में है, जिसमें बात करते हैं 5 हमें रिट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चनरी एंड क्यू वारंटो। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम बाद में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ये डिटेंशन के लिए होता है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन के अंडर काम करे इसके लिए होता है। और ये क्या होता है, जो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है, इसका प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगर कोई भी इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के लिए। इसके बाद बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जस्टिशिएबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स। आप कोर्ट में जाके अगर किसी का इन्फ्रिंज किया तो आप अपील करोगे तो आपको जस्टिस मिलेगी, बट अगर ये आपका कोई इन्फ्रिंज करता है तो ऐसा नहीं आपको जस्टिस मिलेगी। तो इस पर क्या है, ये पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल 36 to 51 है ये। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51। इसमें क्या है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि कैसे एक स्टेट वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए, उसके ऊपर उसके आइडियाज दे रखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी में। ठीक है, इसके बाद बात आती है सेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट गवर्नेंस। कैसे जो एम होने चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एक स्टेट गवर्नमेंट की एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। इसके बाद बात आती है पॉलिसीज फॉर क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिसीज बनानी चाहिए कंट्री के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल मतलब कोई भी कास्ट के, जैसे जो SC ST या फिर जो भी कोई पिछड़ा सेक्शन है हमारे कंट्री में, उन सबको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, कोई वुमेन है कोई मैन है, दोनों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे सबको काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, जो उसको काम करना है। ठीक है, जिसके लिए जिसके पास उसकी डिग्रीज है वो एप्लीकेबल है उस काम को करने के लिए, या फिर उसको कितना वेज मिलता है, बिगाड़ नहीं होना चाहिए। एंड इसके DPSP और फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इतने, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अभी।